बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी डिस्कशन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन पे होगी कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन जो है किस तरह से होती है। क्योंकि हमारे पास जब हम बात करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग में तो हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते हैं। तो जब हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते हैं तो उस वक्त मल्टीपल प्रोसेसेस को शेयर डाटा को एक्सेस करना होता है। और जब वो शेयर्ड डाटा को एक्सेस करते हैं तो उसमें शेयर्ड वेरिएबल हो सकता है या फाइल हो सकती है। तो उस वक्त हमारे पास इनकंसिस्टेंसी जो है वो हो सकती है, क्योंकि जब दोनों एक या एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को जब डाटा को एक्सेस करने की इजाज़त दी जाएगी तो हो सकता है कि वो सेम टाइम पे उसके अंदर डाटा को चेंज करने की कोशिश करें, जिससे जो फाइनल रिज़ल्ट है वो जो है वैलिड नहीं होगा। अब इसके लिए हमारे पास डाटा की जो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट की हमने बात की, शेयर डाटा को जब एक्सेस किया जाता है तो उसमें हमारे पास जो शेयर डाटा की स्टेट है, फाइनल जो स्टेट है वो इनकंसिस्टेंट होती है या वैलिड नहीं होती। तो उसके लिए हमें मैकेनिज्म की ज़रूरत है, कोई ऐसा तरीक़ेकार जिसको यूज़ करके जो हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस या कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस जो कि डाटा को शेयर करते हैं, वो सीक्वेंशियली जो है उस शेयर डाटा को एक्सेस कर सकें। इससे ये होगा कि अगर वो सीक्वेंशियली शेयर करते हैं तो डाटा जो है वो कंसिस्टेंट रहेगा। तो ये हमारे पास प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत होती है जब हमारे पास कोऑपरेटिंग प्रोसेस जो कि एक दूसरे के साथ डाटा को शेयर करते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं, और वो एक ही वक्त में डाटा को चेंज कर सकते हैं। इस इसको समझने के लिए हम बाउंडेड बफर प्रॉब्लम को देख लेते हैं। जैसे हमारे पास दो प्रोसेस, हम सिंपल अगर ऐसे प्रोसेसेस की बात कर लें या चाहे सिंपल एक प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि जो प्रोसेस इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, प्रोड्यूसर प्रोसेस है, और एक प्रोसेस जो है कंज्यूमर प्रोसेस है। इसकी मिसाल हम इस तरह से ले सकते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस जो है वो नेटवर्क कार्ड से डेटा को जो नेटवर्क से डेटा को रीड करके बफर में राइट कर रहा है, और दूसरा प्रोसेस जो है डाटा को रीड, एक प्रोसेस जो है वो नेटवर्क कार्ड से या केबल से डाटा को रीड करके जो बफर है नेटवर्क कार्ड की, ठीक है, उसमें राइट कर रहा है, ठीक है, प्रोड्यूस कर रहा है, और दूसरा जो है वो प्रोसेस इस डाटा को रीड करके ब्राउज़र में डिस्प्ले कर रहा है, तो हम उसको कंज्यूमर कह सकते हैं। तो अक्सर औकात हमारे पास ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि जिसमें एक प्रोसेस हमारे पास डाटा को प्रोड्यूस करता है, तो हमारे पास प्रोड्यूसर्स प्रोसेस हो सकते हैं और कुछ कंज्यूमर प्रोसेस होते हैं। तो उसके अंदर जो हमारे पास वो जो अक्सर सॉल्यूशन होता है कि वो एक बाउंडेड बफर को यूज़ करते हैं। बाउंडेड बफर प्रॉब्लम के अंदर हमने इसको देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हमारे पास एक बाउंडेड बफर है और इसके अंदर इसकी एक फाइनाइट इसकी लिमिट है, साइज़ है। तो इसके अंदर यहाँ पे जो प्रोसेस है आपको नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड पे, ये आप ये समझ लें कि ये प्रोड्यूसर प्रोसेस है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर प्रोसेस जो है वो हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन को, जो डाटा को है राइट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो हमारे पास राइट साइड पे यहाँ पे जो प्रोसेस है वो हमारे पास जो डाटा है उसको रीड कर रहा है, ठीक है। तो कंज्यूमर रीड कर रहा है, ठीक है। तो कंज्यूमर जो इस वक्त डाटा को रीड कर रहा है, वो हमारे पास जो कि प्रोड्यूसर प्रोसेस ने उसको राइट किया हुआ है। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो जो हमारे पास कंज्यूमर प्रोसेस है वो बेसिकली यहाँ पे दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, एक नेक्स्ट इन है, ठीक है, और एक हमारे पास नेक्स्ट आउट वेरिएबल है। ये बेसिकली इंडेक्स बता रहे हैं, ये जो हमारे पास इसको अरे आप ले सकते हैं, या बफर है तो ये इसके इंडेक्स को शो कर रहा है।
तो नेक्स्ट आउट का मतलब ये है कि कंज्यूमर जो है वो कौन से लोकेशन से वो डाटा को रीड करेगा, ठीक है, कंज्यूम करेगा। तो ये हमारे पास नेक्स्ट आउट वाली जो वैल्यू है इसको यूज़ करेगा कंज्यूमर प्रोसेस, इस लोकेशन से वो डाटा को रीड करेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये नेक्स्ट आउट जो है वो 1 है, और ये वैल्यू जो है ये यूज़ करेगा इस लोकेशन से डाटा को कंज्यूमर प्रोसेस जो है वो रीड करेगा, ठीक है। और इसी तरह से ये हमारे पास कंज्यूम करेगा प्रोसेस। और दूसरा जो प्रोसेस है जो कि प्रोड्यूसर है जो कि इंफॉर्मेशन को इसके अंदर राइट कर रहा है, तो वो यूज़ करेगा हमारे पास ये जो आपके पास नेक्स्ट इन लोकेशन पे वो नेक्स्ट आइटम को राइट करेगा प्रोड्यूसर प्रोसेस, ठीक है। तो नेक्स्ट ये वाली जो हमारे पास नेक्स्ट इनको यूज़ करेगा प्रोड्यूसर प्रोसेस, और कौन सी लोकेशन पे डाटा को राइट करेगा, लोकेशन नंबर 4 पे। तो ये लोकेशन नंबर 4 आपके पास यहाँ पे है, तो इस लोकेशन पे जो नेक्स्ट डेटा आएगा प्रोड्यूसर प्रोसेस का वो उसको बफर में यहाँ पे राइट करेगा। तो हम देखें तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोड्यूसर प्रोसेस है वो आपके पास डेटा को राइट कर रहा है, ठीक है। उसने फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इस एग्जांपल को देखें तो इस प्रोसेस ने पहले इसको राइट किया प्रोड्यूसर प्रोसेस ने, फिर उसके बाद इसको सी को, फिर उसके बाद डी को राइट किया, ठीक है। ये राइट करता जा रहा है, ठीक है, इसी एक डायरेक्शन में, ठीक है, ये राइट करता जा रहा है। और ये जो हमारे पास जो कंज्यूमर प्रोसेस है वो क्या कर रहा है, वो यहाँ से रीड करता जा रहा है, इसको रीड करेगा, फिर इसको रीड करेगा, ठीक है, और फिर इस तरह से ये इसको रीड करेगा। तो इस तरह से ये हमारे पास प्रोड्यूसर प्रोसेस जो है बफर में डाटा को राइट कर रहा है, और कंज्यूमर प्रोसेस जो है वो बफर में से डेटा को रीड कर रहा है, ठीक है। अब इसको हम आगे देखते हैं और इस प्रॉब्लम को इसको इसके जो सोल्यूशन है वो किस तरह से जब बफर में डेटा राइट किया जाता है और रीड किया जाता है, इसके कोड को हम देखते हैं, और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से इसमें सिंक्रोनाइजेशन का इशू आता है, या डेटा जो शेयर होता है, जो ऐसा शेयर्ड वेरिएबल है जिसको इस्तेमाल किया जाता है, और वो दोनों एक ही टाइम पे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर एक्सेस करते हैं अगर, तो वो जो फाइनल हमारे पास जो शेयर्ड डेटा की वैल्यू है इनकंसिस्टेंट हो जाती है। तो ये हमारे पास ये जो हमने लास्ट स्लाइड में प्रॉब्लम देखी उसके अंदर उसका सॉल्यूशन है कि किस तरह से इसको रीड राइट किया जाएगा, राइट करेगा प्रोड्यूसर और रीड करेगा कंज्यूमर। तो इसमें ये बफर साइज है जो हमारे पास लास्ट जो हमने बफर देखी तो उसका साइज डिफाइन किया गया है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आइटम जो है ना टाइप का स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन किया गया है, और फिर इसके अंदर ये जो है हमारे पास जो जो आइटम हमारे पास जो बफर है उसको डिफाइन किया गया है, इसके अंदर आइटम जो है स्टोर होंगे उसका साइज जो है बफर साइज जो ऊपर 10 है वो डिफाइन कर दिया गया है। और फिर ये नीचे जो है ये इन वेरिएबल इसको जब हमारे पास जो प्रोसेस डाटा को प्रोड्यूस करेगा तो वो जब बफर में राइट करेगा तो इस वेरिएबल को यूज़ करेगा इन को, ठीक है, क्योंकि वो जब वो राइट करेगा तो इस इंडेक्स को वो, ठीक है, वो इंक्रीज कर इस लोकेशन पे वो डाटा को राइट करेगा, ठीक है। और आउट जो है इसको यूज़ करके कंज्यूमर प्रोसेस जो है इस लोकेशन से डेटा को वो रीड करेगा, प्रोड्यूसर जो है वो इन लोकेशन पे डेटा को राइट करेगा, और कंज्यूमर प्रोसेस जो है डाटा को रीड करेगा आउट लोकेशन से। इसको दोबारा अगर आप दोबारा पीछे हम देख लें स्लाइड में तो देखें यहाँ पे ये कंज्यूमर जो आउट और इन है ये यही वेरिएबल है जो हमने अभी देख रहे हैं, ये वही वेरिएबल्स हैं जो यहाँ पे इन और आउट के नाम से हैं। और ये जो पीछे स्लाइड है ये भी जो करंट स्लाइड है इसमें ये नेक्स्ट इन और नेक्स्ट आउट के नाम से है, ठीक है। तो आप हमने देखा जैसे कि नेक्स्ट आउट को जो है हमारे पास कंज्यूमर प्रोसेस यूज़ करता है और नेक्स्ट इन को प्रोड्यूसर। उसी तरह से यहाँ पे जो इन है वो प्रोड्यूसर प्रोसेस वेरिएबल को यूज़ इंडेक्स को यूज़ करेगा डाटा को राइट करने के लिए, और आउट जो इंडेक्स है अरे का उसको उस इंडेक्स उस लोकेशन से कंज्यूमर डेटा को रीड करेगा। तो ये इसके लिए इस्तेमाल होंगे ये दो वेरिएबल्स। इसी तरह से ये जो नीचे हमारे पास काउंटर
जो वेरिएबल है ये इस्तेमाल होगा काउंट करने के लिए कि हमारे पास जितने आइटम्स जो हैं वो प्रोड्यूसर जो है वो बफर में राइट करेगा, तो साथ में इस काउंटर को इंक्रीमेंट करता जाएगा। इससे पता चलेगा कि हमारे पास टोटल आइटम जो हैं वो कितने हैं। हमारे पास जो बफर है उसके अंदर अब ये ज़ीरो है तो इसका मतलब कोई आइटम नहीं है, और अगर ये ज़्यादा होता जा रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर आइटम ज़्यादा हैं। तो इस तरह से ये काम करेगा। अच्छा, इसी तरह हम ये प्रोड्यूसर प्रोसेस का कोड देख रहे हैं। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट है इसमें एक लूप है इनफाइनाइट, ठीक है, और इसके अंदर दूसरा लूप है जिसमें चेक किया जा रहा है, प्रोड्यूसर प्रोसेस चेक कर रहा है काउंटर इक्वल्स बफर साइज का मतलब अगर काउंटर की वैल्यू जो बफर साइज है मतलब बफर 10 का साइज 10 है तो इसका मतलब काउंटर भी 10, इसका मतलब है कि जो बफर है वो फुल है। तो उस वक्त तक जो है ये जो है वो इसी लूप में ये लूप चलता रहेगा, ठीक है, जब तक कि ये कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं होती। जब ये कंडीशन फॉल्स होती है इसका मतलब है कि बफर का जो बफर के अंदर जो फुल नहीं है, बफर के अंदर जो वैल्यूज जो डेटा पड़ा हुआ है अभी उसका साइज फुल नहीं है, तो फिर जो है इसके अंदर डेटा को प्रोड्यूसर प्रोसेस जो है वो उसको राइट कर सकता है। तो इस यहाँ पे चेक हो रहा है, प्रोड्यूसर प्रोसेस ये चेक कर रहा है कि बफर का साइज फुल तो नहीं है। जब फुल होगा तो वो यहाँ पे लूप करता जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से जब ये नेक्स्ट स्टेटमेंट है इसमें जब ये चेक कर लेगा प्रोड्यूसर प्रोसेस कि बफर का साइज फुल नहीं है, तो अब वो बफर के अंदर जो है एटम को राइट कर सकता है जो प्रोड्यूसर प्रोसेस है। तो वो क्या करेगा, जो बफर में इन लोकेशन है, ठीक है, उस लोकेशन पे नेक्स्ट आइटम को राइट कर लेगा। फिर उसके बाद ये जो लाइन है ये बेसिकली बफर के, क्योंकि सर्कुलर बफर होती है यूज़ होती है उसके लिए कोड है। तो ये उसको एज ए सर्कुलर बफर जो है अगर वो लास्ट है उसका लोकेशन, तो इसको एज सर्कुलर बफर जो है उसको दोबारा पहली लोकेशन पे उसको लिखूँ, क्योंकि ये एक अरे है तो अरे में जीरो लोकेशन है, फिर अगर मैक्सिमम लेंथ इसकी 9 है तो 9 के बाद फिर दोबारा ये सर्कुलर बफर होगी तो ये दोबारा फर्स्ट लोकेशन पे इसको सेट कर देगा। और साथ साथ में जब वो आइटम को प्रोड्यूस करेगा तो ये काउंटर वेरिएबल को ये इंक्रीज करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल पहला आइटम प्रोड्यूस किया तो काउंटर वेरिएबल 0 से 1 हो जाएगा, मतलब बफर के अंदर एक आइटम मौजूद है, फिर दूसरा आइटम जब वो ऐड करता जा रहा है, ठीक है, तो वो उसमें इसको इंक्रीमेंट करता जाएगा। दूसरा आइटम जब राइट करेगा तो इसके इंक्रीमेंट करेगा तो काउंटर 2 हो जाएगा, इसका मतलब कि बफर में 2 आइटम्स मौजूद है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोड्यूसर प्रोसेस जो है वो उसका कोड है कि किस तरह से वो डाटा को राइट करेगा और वो अपडेट करेगा वेरिएबल्स को। ये जो है हमारे पास कोड ये कंज्यूमर प्रोसेस के लिए है। कंज्यूमर प्रोसेस जो है वो किस तरह से डाटा को रीड करेगा और किस तरह से वो इन वेरिएबल्स को काउंटर वेरिएबल आउट वेरिएबल को अपडेट करेगा। तो पहला ये तो हमारे पास एक लूप है, ठीक है, जो कि ये चलता रहेगा। इसके अंदर ये अंदर जो है नेक्स्ट लूप है वाइल काउंटर इक्वल्स 0, ठीक है। वाइल काउंटर इक्वल्स 0 की कंडीशन जब तक चेक होगी तो क्योंकि काउंटर वेरिएबल बताता है कि बफर के अंदर कितने आइटम्स मौजूद हैं, तो क्योंकि बफर के अंदर काउंटर जो है 0 है इसका मतलब है कि बफर एम्प्टी है। तो इस वजह से कंज्यूमर प्रोसेस कोई डाटा रीड ही नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे डाटा मौजूद नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे आगे आप देखें ये समीकरण आपको नजर आ रहा है, तो ये लूप चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसका मतलब क्या है कि काउंटर मतलब जो बफर है वो एम्प्टी है। और जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इसका मतलब है कि बफर के अंदर कुछ वैल्यूज आ चुकी हैं, कुछ डेटा आ चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट जब ये किसी टाइम के ऊपर जब प्रोड्यूसर प्रोसेस आइटम को राइट कर देता है और काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज करता है तो फिर वो ये वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। जब ये वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी तो उसके बाद जो है ये कंज्यूमर प्रोसेस का ये कोड जो है यहाँ से इस बाहर आ जाएगा, ठीक है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है उसके अंदर क्या है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के अंदर
जो कंज्यूमर प्रोसेस है वो आउट जो लोकेशन है बफर के अंदर वहाँ से डेटा को रीड करके और उसको कंज्यूम करने के लिए जो वेरिएबल जो जिसमें इसको स्टोर करना है वो बेसिकली डेटा को रीड कर रहा है बफर से। ठीक है, तो रीड कर लिया डेटा को और उसके बाद नेक्स्ट जो है ये जो आपके पास लाइन है ये क्योंकि सर्कुलर बफर है तो उसके लिए जब वो आखिरी लोकेशन पे चली जाती है जो इंडेक्स आउट उसको दोबारा फर्स्ट लोकेशन पे लाने के लिए ये कोड है। और फिर उस तरह से काउंटर माइनस माइनस, काउंटर माइनस माइनस का मतलब ये क्योंकि ये प्रोड्यूसर प्रोसेस जो है वो आइटम को राइट करेगा, कंज्यूमर प्रोसेस को रीड करके उसको कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, तो मतलब वो उसकी फिर ज़रूरत नहीं है, तो बफर ये कंज्यूम करता रहेगा तो वो लोकेशन जो है वो वहाँ पे वो आप कह लें कि वो आइटम कंज्यूम हो गया तो वो एम्प्टी होगी। तो इस तरह से जब वो बफर ये एम्प्टी करता जाता है कंज्यूमर प्रोसेस, ठीक है, रीड करके, तो ये साथ में काउंटर की वैल्यू को डिक्रीमेंट करता है। तो काउंटर की वैल्यू को डिक्रीमेंट करता है तो फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर ने 5 आइटम्स प्रोड्यूस किए और इसको इंक्रीमेंट करता गया तो काउंटर की वैल्यू होगी 5। जब उसमें से ये एक आइटम को रीड करेगा और तो ये काउंटर माइनस माइनस की स्टेटमेंट रन करेगा तो उससे उसमें 5 में से एक आइटम कम हो जाएगा 4। तो इस तरह से ये कंज्यूमर प्रोसेस जो है काउंटर वेरिएबल को यूज़ करके आइटम जितने यूज़ कर रहा है वो यहाँ पे काउंटर को डिक्रीमेंट करके अपडेट कर रहा है। और जो प्रोड्यूसर प्रोसेस है वो राइट करता है और काउंटर को इंक्रीमेंट करता है। अब इसके अंदर यही जो बेसिकली इन दोनों प्रोसेस के अंदर शेयर्ड डेटा है, ये दोनों प्रोसेस एक टाइम पे रन होंगे और जो शेयर्ड डेटा जो एक्सेस कर रहे हैं वो ये काउंटर वेरिएबल है। ये जो काउंटर वेरिएबल है ये हमारे पास शेयर्ड वेरिएबल है जो कि कंज्यूमर प्रोसेस भी इसको एक्सेस करेगा और इसको प्रोड्यूसर प्रोसेस, अभी प्रोड्यूसर प्रोसेस में देखें तो ये इसको इंक्रीमेंट कर रहा है और आप अगर यहाँ पे कंज्यूमर प्रोसेस में देखें तो कंज्यूमर प्रोसेस को डिक्रीमेंट कर रहा है। और अगर इन दोनों प्रोसेस को एक वक्त में रन जब होंगे और एक ही वक्त में अगर इस वेरिएबल को एक्सेस करते हैं तो इसकी फाइनल वैल्यू जो है वो इनकंसिस्टेंट हो सकती है। तो इसको आगे हम एग्जाम्पल में देखते हैं किस तरह इसकी वैल्यू इनकंसिस्टेंट हो सकती है अगर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों प्रोसेस को एक टाइम पे रन किया जाए। तो इसको हम डिटेल में देखते हैं इसी कोड को जो हमने इससे पीछे देखा जो प्रोड्यूसर प्रोसेस का था और कंज्यूमर प्रोसेस का था। तो प्रोड्यूसर प्रोसेस जो है वो बेसिकली जो शेयर जो वेरिएबल है काउंटर प्लस काउंटर उसको इंक्रीमेंट कर रहा है और जो कंज्यूमर प्रोसेस है वो काउंटर वेरिएबल को डिक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसमें इसी को डिटेल में देखने के लिए हम इसकी जो काउंटर को इंक्रीमेंट होता है उसकी असेंबली लैंग्वेज जो इंस्ट्रक्शंस है उसको हम देख लेते हैं। असेंबली लैंग्वेज में जब ये काउंटर प्लस प्लस की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तो क्या होता है, तो इसी के लिए जो नीचे इक्विवेलेंट असेंबली कोड है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक R1 जो है ये प्रोसेसर के अंदर एक वेरिएबल है रजिस्टर है और ठीक है ये जो हमारे पास काउंटर वेरिएबल है इसकी वैल्यू इस रजिस्टर में पहले मूव की जाती है। ठीक है, पहले स्टेप में काउंटर से मूव स्ट्रक्चर जो है इससे वैल्यू मूव होती है तो काउंटर वेरिएबल से रजिस्टर में हमारे पास वैल्यू मूव हो गई। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये जो वैल्यू है ये रजिस्टर R1 की वैल्यू ये इंक्रीमेंट हो जाती है। ठीक है, INC इंक्रीमेंट के लिए इंस्ट्रक्शन है। फिर जो है क्या होता है जब इंक्रीमेंट होगी वैल्यू तो उसके बाद R1 की जो वैल्यू है उसको दोबारा इस काउंटर में अपडेट कर दिया जाता है काउंटर वेरिएबल में। इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन असेंबली लैंग्वेज में एग्जीक्यूट होती है। ये इंक्रीमेंट की होगी। इसी तरह से डिक्रीमेंट की हम बात करें तो डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन भी जो है वो भी इसी तरह से होगी एग्जीक्यूट कि सबसे पहले जो हमारे पास काउंटर वेरिएबल है उससे रजिस्टर R2 में वैल्यू ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, उसके बाद रजिस्टर R2 जो है उसको डिक्रीमेंट किया जाए डी डिक्रीमेंट के लिए और फिर उसके बाद जो रजिस्टर R2 में जो वैल्यू थी उसको मूव इंस्ट्रक्शन के जरिए से R2 से काउंटर वेरिएबल में अपडेट किया जाएगा ये डिक्रीमेंट के लिए। तो अब ये हम यहाँ पे तो हमने इसको इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली दोनों काउंटर प्लस प्लस और काउंटर माइनस माइनस के लिए इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया असेंबली लैंग्वेज में। अब हम इसको अगर देखें कि अगर ये दोनों प्रोड्यूसर और कंज्यूमर प्रोसेसेस जो हैं ये दोनों जो अटेम्प्ट करें इस जो
काउंटर प्लस प्लस जो इंस्ट्रक्शन है इसको एक वक्त में अपडेट करने के लिए एक डिक्रीमेंट कर रहा है एक इंक्रीमेंट कर रहा है, तो अगर इन दोनों प्रोसेसेस को, प्रोड्यूसर प्रोसेस और कंज्यूमर प्रोसेस, एक टाइम में रन होते हैं, ठीक है, हमारे पास, तो हो सकता है कि ये दोनों इंस्ट्रक्शन एक टाइम पे जब एग्जीक्यूट हों तो उसमें जो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है वो जो है वो इनकंसिस्टेंट, अगर इनको इजाज़त दी जाए कि इंटरलीव हो जाए तो इनका जो फाइनल रिजल्ट है वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो अगर इन दोनों जो प्रोड्यूसर प्रोसेस है और कंज्यूमर प्रोसेस की जो इंस्ट्रक्शंस है, मशीन लैंग्वेज स्टेटमेंट्स जो हैं, अगर ये जो है एक ही वक्त में एग्जीक्यूट होंगी तो इसमें डिपेंड, इस पे जो है ये हम इस जो इनकी मिक्स जो है एग्जीक्यूट होंगी तो इसमें जो है हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो है वो फिर उसको हम डेफिनेटली नहीं कह सकते कि जो काउंटर जो वेरिएबल है उसका उसकी वैल्यू क्या होगी। ये डिपेंड करता है कि जो इन प्रोड्यूसर और कंज्यूमर प्रोसेसेस ये है जो लास्ट टाइम या जो फाइनली जो इसको अपडेट करेगा वही वैल्यू इसकी काउंटर वेरिएबल की फाइनल वैल्यू होगी। तो इसको हम आगे एग्जांपल में देखते हैं कि ये इसका मतलब क्या है जो हमने बातें की हैं, कि इसको अगर हम एक वक्त में एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास जो फाइनल डेटा है वो इनकंसिस्टेंट, फाइनल वैल्यू काउंटर वेरिएबल की इनकंसिस्टेंट हो जाती है। इसको एग्जांपल से देखते हैं तो उससे ज़्यादा समझ आएगी। तो हमने यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो काउंटर वेरिएबल है इसकी वैल्यू जो है वो है 5, ठीक है। और उसके बाद हम इन पहले देखते हैं कि हम ये सपोज करते हैं कि सबसे पहले जो प्रोड्यूसर प्रोसेस है वो जो है इस अपनी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे हमने असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन देखी कि काउंटर वेरिएबल से वो वैल्यू को रीड करेगा और R1 में स्टोर करेगा। तो क्योंकि काउंटर वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 5 है तो R1 की जो वैल्यू होगी वो 5 होगी, ठीक है। क्योंकि काउंटर के अंदर 5 स्टोर है तो काउंटर से R1 में 5 जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो R1 की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। जब R1 की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो हमारे पास R1 की वैल्यू हो जाएगी अपडेट और वो हो जाएगी 6। अब प्रोड्यूसर प्रोसेस ने ये दो अच्छा, इसी तरह से फिर ये कंज्यूमर प्रोसेस प्रोड्यूसर प्रोसेस को इंटरप्ट की वजह से रोक दिया जाता है तो कंज्यूमर प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। और कंज्यूमर प्रोसेस, क्योंकि दोनों प्रोसेस एक वक्त पर रन हो रहे हैं और ये शेयर्ड जो वेरिएबल है काउंटर इसको एक्सेस कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसर प्रोसेस जो है वो काउंटर से जो है वो जो वैल्यू लेगा वो होगी और उसको वो R2 में स्टोर करेगा कंज्यूमर प्रोसेस। और ये पुरानी वैल्यू होगी क्योंकि अभी तक प्रोड्यूसर प्रोसेस ने काउंटर की वैल्यू को अपडेट नहीं किया। तो इस वजह से कंज्यूमर प्रोसेस जो वैल्यू लेगा काउंटर की R2 में स्टोर करेगा वो होगी हमारे पास 5, ठीक है। और उसको फिर वो डिक्रीमेंट करेगा। जब डिक्रीमेंट करेगा तो R2 के अंदर जो वैल्यू होगी वो हमारे पास जो 5 थी वो हो जाएगी 4, ठीक है। अब इसी दौरान जो है दोबारा इंटरप्ट अकर होता है और कंज्यूमर प्रोसेस को रोक के प्रोड्यूसर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया जाता है। तो प्रोड्यूसर प्रोसेस जो है वो अगर हम देखें तो कहाँ स्टार्ट हुआ था, यहाँ तक एग्जीक्यूशन हुई थी, इससे आगे एग्जीक्यूशन होगी अगली इंस्ट्रक्शन। तो अगली इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे देखें तो जब प्रोड्यूसर प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ तो R1 में वैल्यू थी 6। तो यहाँ पे ये R1 से वैल्यू काउंटर में स्टोर हो जाएगी। R1 की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे हम देखें तो ये 6 थी लास्ट टाइम जो एग्जीक्यूशन हुई थी। तो जो काउंटर की वैल्यू, जो काउंटर के अंदर जो वैल्यू होगी वो होगी जो स्टोर होगी R1 से, वो 6 हो जाएगी लास्ट में, ठीक है। तो उसके बाद जब ये हो गया तो प्रोड्यूसर प्रोसेस के बाद दोबारा कंज्यूमर प्रोसेस की जो इंस्ट्रक्शन रहती हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। तो वो हमारे पास कंज्यूमर प्रोसेस क्या करेगा कि R2 के अंदर जो लास्ट टाइम कंज्यूमर प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ तो R2 के अंदर क्या वैल्यू स्टोर थी 4। तो वो R2 के अंदर जो वैल्यू है वो स्टोर कर देगा काउंटर में। तो काउंटर के अंदर अब दोबारा जो वैल्यू स्टोर होगी वो होगी 4। अभी जो
काउंटर के अंदर वैल्यू स्टोर होगी वो 4। तो हम अगर देखें इस एग्जांपल को तो इनिशियली हमारे पास जो वेरिएबल था काउंटर था उसकी वैल्यू 5 थी और प्रोड्यूसर प्रोसेस उसको जो है वो इंक्रीमेंट कर रहा है और कंज्यूमर प्रोसेस डिक्रीमेंट कर रहा है। तो अगर अब देखें तो एक दफ़ा इंक्रीमेंट हो जाए तो 6 और फिर डिक्रीमेंट हो जाए तो फिर 5। तो हमारे पास जो वैलिड जो रिजल्ट है वो होना चाहिए, जो करेक्ट रिजल्ट है वो 5 है। ठीक है, अगर ये जो है सिस्टमेटिकली ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हों सीक्वेंशियली, लेकिन एक ही वक्त में क्योंकि ये एग्जीक्यूट हो रही हैं और शेयर डेटा को एक्सेस कर रही हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो इनकंसिस्टेंट होगा। क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ पे ये जो प्रोड्यूसर वाली इंस्ट्रक्शन हमारे पास पहले एग्जीक्यूट लास्ट में एग्जीक्यूट होती है तो जो रिजल्ट होगा काउंटर का वो होगा 6। और यहाँ पे आपने जो एग्जांपल दिए थे यहाँ पे कंज्यूमर की इंस्ट्रक्शन जो है वो लास्ट में एग्जीक्यूट हो रही है, जो रिजल्ट है काउंटर का 4, जो कि दोनों गलत है। एक्चुअल रिजल्ट जो काउंटर का जो होना चाहिए वो 5, काउंटर वेरिएबल में ये 5 होना चाहिए, क्योंकि ये एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट हो रही हैं और एक्सेस कर रही हैं शेयर डेटा को। इस वजह से हमारे पास जो वैल्यू है काउंटर की वो इनकंसिस्टेंट है। तो ये हमारे पास हमने ये सिचुएशन देखी है जिसमें हमने देखा कि जो हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोसेसेस एक्सेस कर रहे हैं शेयर डेटा को। ठीक है, तो जो फाइनल वैल्यू होती है उस शेयर डेटा की वो डिपेंड करती है कि कौन सा प्रोसेस जो है वो लास्ट में उसको अपडेट करता है, तो उसको कहते हैं रेस कंडीशन। ठीक है, इसको मतलब द सिचुएशन वेयर सेवरल प्रोसेसेस एक्सेस एंड मैनिपुलेट शेयर डेटा concurrently, the final value of the data depends on which process finishes last। तो मतलब हमने देखा कि इस जो प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा कि हमारे पास एक ही वक्त में दो प्रोसेस जो हैं वो अपडेट कर रहे हैं काउंटर की वैल्यू को, वेरिएबल की वैल्यू को काउंटर वेरिएबल की। तो उसमें जो लास्ट में कंज्यूमर प्रोसेस जो है एक्सेस कर रहा है काउंटर वेरिएबल को, तो वो उसको अपडेट कर रहा है और उसकी जो वैल्यू स्टोर की है वो लास्ट में जो उसने सेव की है वो ही रिजल्ट है, लेकिन वो इनकन्सिस्टेंट है क्योंकि ये कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो रही हैं और इसके अंदर हमारा फाइनल रिजल्ट जो है वो इनकन्सिस्टेंट होगा। तो ये हमारे पास रेस कंडीशन है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, फिर क्रिटिकल सेक्शन हमारे पास जो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं उसके अंदर वो कोड होता है जो कि किसी शेयर्ड डेटा को एक्सेस कर रहा होता है या उसको अपडेट कर रहा होता है। वो जो शेयर्ड डेटा होता है वो हमारे पास वेरिएबल, फाइल या डेटाबेस हो सकता है, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो वो कोड, ठीक है, वो पीस ऑफ कोड जो कि मल्टीपल हमारे पास कोऑपरेटिंग प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसके अंदर वो सेक्शन ऑफ कोड जो कि शेयर्ड डेटा को अपडेट कर रहा है, ठीक है, वो हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन है। और क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है कि हमने सीरियलाइज करना है क्रिटिकल सेक्शन का जो कोड है उसको कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस में। ठीक है, उसको क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम कहते हैं। सीरियलाइज एग्जीक्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन इन कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस, ये हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है। जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा क्रिटिकल सेक्शन का, उसका स्ट्रक्चर जो है इस तरह से होगा कि हमारे पास जो भी कोड होगा जिसके अंदर कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस शेयर डेटा को एक्सेस कर रही हैं एक ही वक्त में कंकरेंटली, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा उसका ये स्ट्रक्चर होगा। उसके अंदर वो एग्जीक्यूट होंगे प्रोसेसेस। ठीक है, तो उसके अंदर एक एंट्री सेक्शन होगा जो कि क्रिटिकल सेक्शन से पहले वाला पोर्शन होगा। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन वो सेक्शन जहाँ पे शेयर डेटा एक्सेस हो रहा है। फिर उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन के बाद वो सेक्शन होगा, वो कोड का सेक्शन होगा जिसमें शेयर डेटा को एक्सेस किया जा रहा है। फिर उसके बाद एक सेक्शन होगा एग्जिट सेक्शन, और फिर उसके बाद जो है हमारे पास रिमाइंडर सेक्शन, जो रिमाइंडर सेक्शन होगा, ये हमारे पास स्ट्रक्चर होगा सॉल्यूशन का, जो प्रोवाइड करेगा हमारे पास कोऑपरेटिंग प्रोसेस में सीरियलाइज एग्जीक्यूशन ऑफ
हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन जो होगा उसका जो सोल्यूशन होगा उसका ये स्ट्रक्चर होगा।